Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. We'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic theodolite surveying. So far we've discussed classification of theodolites, parts of a theodolite and terminology used. In today's lecture we'll be discussing the various fundamental lines that occur in a theodolite. So let's start. जब आप theodolite की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल लाइंस की. फंडामेंटल लाइंस क्या हुई? वो लाइंस जो आपकी एडजस्टमेंट में हेल्प करेगी. किसकी एडजस्टमेंट में? थियोडोलाइट की एडजस्टमेंट में हेल्प करेगी, जो आपको बताएगी कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है या परफेक्टली वर्टिकल है कि नहीं है. सो कुछ लाइंस है जिनकी रेफरेंस से हम ये डिटरमिन करते हैं, उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल लाइंस. तो सबसे पहली फंडामेंटल लाइन है द वर्टिकल एक्सिस. आप इसे देख सकते हैं, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस. नेक्स्ट इज द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स थी उनके ऊपर बबल ट्यूब्स थी. उन बबल ट्यूब्स का जो लेवल्स थे, हमारे पास दो बबल ट्यूब्स थी 90 डिग्री के एंगल पे जो प्लेस थी, और हर बबल ट्यूब का अपना एक एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब है, और वो एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब जो है वो क्या फॉर्म करता है? फंडामेंटल लाइन फॉर्म करता है हमारे थियोडोलाइट की. नेक्स्ट आता है द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप. तो जो हमारा टेलीस्कोप है उसके एक्सिस को भी आप क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप. एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है. ऑल्दो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. लाइन ऑफ कॉलिमेशन डायफ्राम से शुरू होती है और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप आईपीस से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट आता है द लाइन ऑफ कॉलिमेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन. जैसे मैंने आपको बताया, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन आर स्लाइटली डिफरेंट. फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके अबाउट हमारा टेलीस्कोप क्या करता है? रोटेट करता है. अब आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो कितने का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. वैसे ही जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कितने का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? अगेन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सब जो ये 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके प्लेन्स डिफरेंट है. जैसे वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन से प्लेन में फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल? इन द वर्टिकल प्लेन. यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ कॉलिमेशन कौन से प्लेन में एक्ट कर रहे हैं एट एंगल ऑफ 90 डिग्री? इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन थोड़ी टिल्टेड है और किसी एंगल थीटा पे है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो उस पर्टिकुलर प्लेन पे ये क्या करेंगे? ये फॉर्म करेंगे एंगल 90 डिग्री. नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके अबाउट आपका टेलीस्कोप रोटेट करता है. द एक्सिस ऑफ द ऑल्टीट्यूड बबल. एक्सिस ऑफ द ऑल्टीट्यूड बबल जो है वो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होगा, और ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगेन कितने का एंगल फॉर्म करेगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा. सो सारे ये जो एक्सिस हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं आपस में? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. और अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म ना कर रहे होंगे तो मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसे बोला जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट्स. मतलब हमें वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि ये एंगल्स जो है वो सारे कितने पे आ जाए? 90 डिग्री पे आ जाए. सो रिलेशंस अमंग फंडामेंटल लाइंस, जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर में देखा था, तो अब इसको थ्योरेटिकली फटाफट से देखते हैं. द वर्टिकल क्रॉस हेयर शुड बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जो हमारे पास क्रॉस हेयर बनता है वो क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरा वर्टिकल क्रॉस हेयर, जो क्रॉस हेयर की लाइन है, वर्टिकल वाली जो लाइन है, ये कितने का एंगल बनाएंगी? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ. नेक्स्ट है द एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल शुड लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लेन में अगर वो लाई कर रही है आपका किसी भी बबल का लाइन, तो वो कितने का एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है प्लेट बबल से, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है प्लेट बबल से, और ये जो ऑल्टीट्यूड लेवल है ये भी अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है वर्टिकल एक्सिस से. सो ये इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे। द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप लेवल शुड बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट। अब ऑल्टीट्यूड लेवल जो है वो एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप लेवल है और टेलीस्कोप पे ही लगा होता है ये ऑल्टीट्यूड लेवल, उसके इंडेक्स आर्म पे। तो ये जो है और जो आपका हॉरिजॉन्टल ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में आपका टेलीस्कोप मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ऑल्टीट्यूड लेवल का एक्सिस भी रोटेट करना चाहिए। द लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब लाइन ऑफ साइट क्या हुई, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये किसके परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बोला कि सिर्फ जो प्लेन्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, अदरवाइज एंगल क्या रह रहा है, सबका 90 डिग्री ही है एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। तो ये फंडामेंटल लाइंस हैं और ये फंडामेंटल लाइंस का जो रिलेशनशिप है ये बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट परमानेंटली एडजस्टेड है कि नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एंगल आउट ऑफ प्लेस है तो आपको अपने इंस्ट्रूमेंट की परमानेंट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि आप रीडिंग जो ले सकें वो एक्यूरेटली ले सकें। नेक्स्ट आता है कि एडजस्टमेंट्स ऑफ अ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट में दो तरीके की एडजस्टमेंट होते हैं, एक होती है परमानेंट एडजस्टमेंट, दूसरी होती है टेम्पररी एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग एडजस्टमेंट्स हैं, काफी देर तक सस्टेन कर जाती हैं। बट क्या होता है कि जब आप बार बार इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो ड्यू टू वियर एंड टियर ये एडजस्टमेंट्स गड़बड़ा जाती हैं। तो उस केस में आपको क्या करनी पड़ती है, आपको कुछ स्क्रूज की हेल्प से, कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपको इसको एडजस्ट करना होगा ताकि ये वापस से किस में आ जाए, परमानेंट एडजस्टमेंट में आ जाए। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि आपका ये जो फंडामेंटल लाइंस के बीच में रिलेशंस थे ये वापस से जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं उन पे आ जाए। So the permanent adjustments are made to establish the fixed relationships between the fundamental lines. जो fundamental lines के बीच की relationship है उनको वापस से maintain करने के लिए हम क्या use करते हैं, fundamental lines of the term permanent adjustments. And once made, they last for a long time. काफी समय तक रहती है. They are essential for the accuracy of the instrument observation. जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन हम चाहते हैं कि एक ऐसी ऑब्जर्वेशन हो, एक्यूरेट हो, और अगर आप एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपका इंस्ट्रूमेंट परमानेंटली एडजस्टेड होना चाहिए। जो परमानेंट एडजस्टमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है आफ्टर लॉन्ग और प्रोलॉन्ग्ड यूज। जब आप बार बार उसको यूज करते हैं या काफी समय से आप सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो आउट ऑफ प्लेस हो जाती हैं। सो इसलिए उनको आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट परमानेंटली एडजस्टेड है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपकी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स जैसे कि नाम बता रहा है दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत कम समय के लिए रहती हैं। अब ये जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स हैं ये आपको करनी पड़ती है जितनी भी बार आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं। सपोज आपने कोई सर्वे करने लगे हैं और आपके पास इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ रहा है, जैसे आपने पॉइंट ए पे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा था फिर आप पॉइंट डी पे इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो जब आपने पॉइंट ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा था तो भी आप उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को उठा के पॉइंट बी पे ले आते हैं तो भी आपको फिर से क्या करनी होगी, उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट हर बार करनी पड़ती है जब भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी नई लोकेशन पे सेटअप कर रहे हैं या किसी डिफरेंट टाइम पे सेटअप करें। सपोज आपने आज जो अपनी सर्वेइंग खत्म करी वो पॉइंट ए पे खत्म करी, कल आके आपने फिर से पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, बट क्योंकि आप अपना इंस्ट्रूमेंट एक बार ही उठा चुके हैं पॉइंट ए से, तो आप जब दोबारा पॉइंट ए पे रखेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को तो आपको फिर से उसमें क्या करनी होगी, टेम्पररी एडजस्टमेंट। सो दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। और ये हमेशा कब की जाती है, जैसे ही आप कोई सर्वे, आप कोई ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी होगी। टेम्पररी एडजस्टमेंट से पहले देखते हैं सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कुछ जो टेक्स्ट हैं वो टेम्पररी एडजस्टमेंट में इंक्लूड करते हैं, बट एक्चुअल में टेम्पररी एडजस्टमेंट सिर्फ 3 टाइप की होती है, सेंटरिंग, फोकसिंग एंड लेवलिंग। सो लेट्स सी सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है कि अब आपने अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन ए पे
अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है। तो कैसे सेटअप करेंगे? द सेटिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ फिक्सिंग द थियोडोलाइट विद द ट्राइपॉड। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्राइपॉड के ऊपर एक थियोडोलाइट प्लेस कर रहे हैं। सो उसे बोला जाता है सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है, जब आप सेटअप करते हैं इंस्ट्रूमेंट तो हम कुछ एम से सेटअप करते हैं। आप सिंपली उसको स्क्रू नहीं कर देते हैं अपने थियोडोलाइट को स्टैंड से, बट आप कुछ एम से करते हैं। क्या एम है आपका? कि आपने अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करनी है और अप्रोक्सीमेट सेंटरिंग करनी है जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट वर्ड क्यों मैं यूज कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट नहीं जाना है, आपको लगभग लेवलिंग करनी है और लगभग सेंटरिंग करनी है। कैसे करते हैं देखिए। The theodolite tripod is placed over the station with its leg widely spread so that the center of the tripod lies above the station point. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ट्राइपॉड लिया, इस ट्राइपॉड को मैं इस तरीके से प्लेस करूंगी कि जो इस ट्राइपॉड की लेग्स हैं वो क्या करें, वो ऐसे एडजस्ट करें अपने आप को कि जो सेंटर है इन ट्राइपॉड्स का वो कहाँ पे राय करे, डायरेक्टली अबव द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे हम काम करना चाह रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड विद अ ट्राइपॉड यूजिंग अ स्क्रू थ्रू द ट्रिवेट। जब हमने ट्रिवेट की बात करी थी, जब पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट पढ़ रहे थे तो हमने ट्रिवेट की बात करी थी। तो ये जो ट्रिवेट है इसमें एक स्क्रू होता है आपके स्टैंड में, और ट्रिवेट में एक नट टाइप रिंग होती है जिसमें आप ये स्क्रू को इंसर्ट करते हैं, और उस स्क्रू की हेल्प से जो थियोडोलाइट है वो स्टैंड के साथ अटैच हो जाता है। The height of the instrument should be such that the observer can see through the telescope conveniently. अब हम क्या करते हैं, हम इन लेग्स से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रूज दे रखे हैं हमें हर लेग में। ये स्क्रू क्या करते हैं, ये स्क्रू हेल्प करते हैं आपको अपनी स्टैंड की लेग्स को इलोंगेट या शॉर्टन करने के लिए। मतलब आप इन लेग्स को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। जब आपने उनको फिक्स कर दिया है तो आप स्क्रू टाइट कर देंगे और जिस पर्टिकुलर लेंथ पे आपने एडजस्टमेंट करी होगी वही पर्टिकुलर लेंथ रहेगी। तो ये हम करते हैं जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है। हम जनरली लेग्स को इस तरीके से वाइड अपार्ट प्लेस करते हैं ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो जब हम एरिया क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं एरिया इंक्रीज कर रही हूँ जितने एरिया को ये लेग्स कवर कर रही हैं, ताकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो इन लेग्स को दूर दूर रखने का यही मकसद है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अब वो कहता है कि जो हाइट है इंस्ट्रूमेंट की वो कौन डिसाइड करेगा? हाइट तो इंस्ट्रूमेंट की ट्राइपॉड ही डिसाइड करेगा। तो ये कैसे डिसाइड करना है कि आपको एक थंब रूल पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजीली एक्सेसिबल हो। तो वो कह रहा है कि इजीली एक्सेसिबल हो, कैसे हो? हम जनरली कोशिश करते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर है उसके एल्बो लेवल तक, आप अपनी एल्बो उठा के, जो भी ऑब्जर्वर जिसने भी यहाँ पे रीडिंग्स लेनी है उसकी एल्बो की हाइट तक आपका ये स्टैंड होना चाहिए। तो एल्बो हाइट तक अगर आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो तो जनरली जो टेलीस्कोप है वो आपके आई लेवल तक पहुंच जाता है एंड इजी हो जाता है रीडिंग्स लेना। तो ये एक थंब रूल है कि जब भी आप सेट करें इंस्ट्रूमेंट को तो एल्बो हाइट तक अपने स्टैंड को सेट करें। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हुक प्रेजेंट होता है उससे प्लम बॉब को सस्पेंड कर देते हैं, और ये जो प्लम बॉब है वो कैसा, वो अप्रोक्सीमेटली, वो क्या करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को अप्रोक्सीमेटली सेंटर कर देना चाहिए। मतलब जो भी मेरा स्टेशन पॉइंट है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपका प्लम बॉब पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो प्लम बॉब मैंने ड्रॉ किया है और जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑल्दो ये एग्जैक्टली सेंटर्ड नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली सेंटर्ड है। तो ये हम कोशिश करते हैं जब हम जब हम सेटिंग अप करें अपने इंस्ट्रूमेंट की, कि अप्रोक्सीमेटली आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल्ड हो और सेंटर्ड हो, साथ में इस तरीके से प्लेस्ड हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेबल है, एंड नेक्स्ट कि आई लेवल तक आपका टेलीस्कोप पहुंच सके और इजीली रीडिंग्स ली जा सके। नेक्स्ट आता है सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या ऑपरेशन है? सेंटरिंग सिंपली एक ऑपरेशन है जिसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस को इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस कर रहे हैं। मतलब ये अगर मेरा वर्टिकल एक्सिस है इंस्ट्रूमेंट का, थियोडोलाइट का, तो
ये एग्जैक्टली किसके ऊपर होगा, मेरे स्टेशन पॉइंट के ऊपर होगा। और अगर ये स्टेशन पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा है, सेंटर्ड है। Approximate centering is done by moving the tripod legs radially or circumferentially as needed. So इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे ट्राइपॉड की लेग्स को। अगर हम प्लान से देखें तो ये ट्राइपॉड की 3 लेग्स हैं और इसको मैंने इस तरीके से शो करा है, और सेंटर में जो है वो स्टेशन पॉइंट एस है। अब वो कह रहा है कि जब आप सेंटरिंग करेंगे तो सेंटरिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ट्राइपॉड की लेग्स है उनको रेडियली और सर्कमफ्रेंशियली मूव करते हैं। रेडियली मूव करने का क्या मतलब है, मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूंगी, अलोंग द रेडियस मूव करूंगी। मतलब मैं इस लेग को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ, वैसे ही मैं इस लेग को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट करती हूँ और इस लेग को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट करती हूँ। तो अगर मैं इनकी न्यू पोजिशन बनाऊं तो मैंने क्या किया, ये अलोंग द रेडियस इनको बाहर की तरफ मूव करा या फिर अंदर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो हमने ये कैसे लेग्स को मूव करा, रेडियली मूव करा, अलोंग द रेडियस मूव करा। मैं इसे मार्क कर देती हूँ R टू रिप्रेजेंट द रेडियस। तो एक तो ये तरीका है अपने इंस्ट्रूमेंट को सेंटर करने का या अपनी लेग्स को मूव करने का। नेक्स्ट है आप इनको सर्कमफ्रेंशियली भी मूव कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंशियली मूव करने का मतलब है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर दूं। सपोज मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, तो रोटेट करने से क्या होगा, आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने ट्राइपॉड लेग्स को सर्कमफ्रेंस के अलोंग, सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, ये आउटर लाइन जो है इसके अलोंग रोटेट कर दिया है। तो पहले हमारा जो इनिशियली लेग थी वो कहाँ प्लेस थी, वो यहाँ प्लेस थी। दूसरी लेग कहाँ थी, यहाँ थी, और तीसरी लेग यहाँ थी। अब हमने क्या किया है, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर दिया है। रोटेट इस तरह से किया है कि जो लेग्स हैं वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेग्स को रेडियली मूव करने का क्या मतलब है, अलोंग द रेडियस मूव करना है लेग्स को रेडियली मूव करने का मतलब, और सर्कमफ्रेंशियली कैसे है कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप उनको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम कौन सी एडजस्टमेंट कब करते हैं, कौन सी मूवमेंट कब करते हैं, तो रेडियल मूवमेंट जब वो कह रहा है तो उसमें क्या होता है, जो प्लम बॉब है, प्लम बॉब गेट्स शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो वो कह रहा है मान लीजिए कि आपका प्लम बॉब यहाँ पे था, ये ब्लू डॉट जो है वो आपकी प्लम बॉब को शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये प्लम बॉब कहाँ पे आ जाए, ये इस रेड डॉट पे आ जाए। तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रेडियली मूव करा, बाहर की तरफ को मूव करा। बाहर की तरफ को जब आप इसको मूव करेंगे तो आपका जो ये रेड ब्लू डॉट है ये कहाँ आ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा, या उसमें स्लाइट मूवमेंट होगी। सो द प्लम बॉब गेट्स शिफ्टेड, प्लम बॉब इस ब्लू डॉट से इस ब्लू डॉट पे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द स्टेशन पॉइंट। पर इससे एक क्या फायदा है, जो आपने लेवलिंग करी है अपने इंस्ट्रूमेंट की वो लेवलिंग नहीं डिस्टर्ब होगी। लेवलिंग का मतलब क्या है कि जो हमने इस तरीके से अपने ट्राइपॉड को प्लेस किया था और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने मेंटेन किया है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे मूव कर रहे हैं, अपने ट्राइपॉड की लेग्स को रेडियली, तो रेडियली से हमारा काम बन रहा है, हमारा प्लम बॉब भी शिफ्ट हो रहा है और हमारी लेवलिंग भी खराब नहीं हो रही है। पर जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सर्कमफ्रेंशियली मूव कर रहे हैं, जैसा हमने इस पर्टिकुलर फिगर में किया था कि इंस्ट्रूमेंट लेग्स को मैंने सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करा दिया था, तो उस केस में जो प्लम बॉब है वो ज्यादा शिफ्ट नहीं होता है। प्लम बॉब यहाँ से स्लाइटली यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, बहुत स्लाइट, अगर आप देखें बहुत स्लाइट मूवमेंट करी है प्लम बॉब ने, ज्यादा मूवमेंट नहीं करी है। पर जो उसका लेवल है वो लेवल क्या कर जाता है, बिगड़ जाता है, लेवल चेंज हो जाएगा। कुछ बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, पर लेवल क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेवल गेट्स अफेक्टेड। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे अपने ट्राइपॉड की लेग्स को रेडियली मूव करके फायदा है, सर्कमफ्रेंशियली मूव करके कोई फायदा नहीं है। तो हम सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट अवॉइड करते हैं, जनरली किस पे बेस करते हैं अपने मूवमेंट को, रेडियल मूवमेंट पे बेस करते हैं। So centering and leveling of the instrument is done
रिकर्सिवली मतलब रिपीटेडली। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेंटर कर रहे हैं तो उसकी लेवलिंग स्लाइटली आउट ऑफ प्लेस हो जाएगी, और अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहे हैं तो उसकी सेंटरिंग आउट ऑफ प्लेस हो जाएगी। तो हमें बार बार स्लाइट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं लेवलिंग और सेंटरिंग की, बार बार आपको टू एंड फ्रो करना पड़ता है। आपने सेंटरिंग करी तो आप लेवलिंग चेक करेंगे, आपने लेवलिंग करी तो आप सेंटरिंग चेक करेंगे, और ये रिपीटेडली करते जाएंगे जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली सेंटर्ड और लेवल्ड नहीं है। Finally, the exact centering is done by using the shifting head of the instrument. जब हम बहुत accurate सर्वे कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें exact centering चाहिए, और exact centering हम सिर्फ ट्राइपॉड की लेग्स मूव करके नहीं ऑब्टेन कर पाते। उस केस में हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग हेड अरेंजमेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है? लेवलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को ट्रूली वर्टिकल बना रहे हैं। तो आप ट्रूली वर्टिकल कर रहे हैं वर्टिकल एक्सेस को। अब उसको करने के लिए हम तीन जो लेवलिंग स्क्रूज को और क्या बोला जाता है, फुट स्क्रूज। तो हम 3 फुट स्क्रूज यूज करते हैं, और साथ में जो प्लेट बबल्स है आपके, प्लेट ट्यूब्स हैं, प्लेट लेवल्स हैं आपके अपर प्लेट पे, उनको यूज करेंगे। तो लेवलिंग स्क्रूज और प्लेट लेवल्स के हेल्प से हम लेवलिंग करेंगे। अब कैसे करी जाती है? अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लेवलिंग स्क्रूज हैं जो ट्राइब्रैक प्लेट पे अटैच्ड है इस तरीके से, और ट्राइब्रैक प्लेट क्योंकि ट्रायंगुलर होती है तो हमारे ये लेवलिंग स्क्रूज भी कैसे हैं, ट्रायंगुलर हैं। और हमारे पास 2 लेवल्स दे रखे हैं, एक लेवल इस तरीके से होता है और दूसरा लेवल इस तरीके से होता है। अब इनके बीच में कुछ बबल्स हैं, तो ये बबल मान लेते हैं ये इधर है प्लेस्ड और ये बबल इधर है प्लेस्ड। तो इन बबल्स को हमने क्या करना है, इन बबल्स को हमने सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे कि इन प्लेट्स को, जो आपकी अपर प्लेट है और जो लोअर प्लेट है, उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि अपर प्लेट फिक्स्ड है और लोअर प्लेट रोटेट कर सकती है। अगर लोअर प्लेट रोटेट कर सकती है और अपर प्लेट फिक्स्ड है, मतलब रीडिंग तो नहीं बदलेगी, आपका जो अपर इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा का पूरा रोटेट करेगा। तो जो वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, हम उसे इस तरीके से रोटेट करेंगे कि कोई भी 2 लेवलिंग स्क्रूज जो हैं वो एक लेवल के पैरेलल हो जाए। जैसे जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो मैंने डॉटेड लाइन शो करी है, वो किसके पैरेलल है, इस बबल ट्यूब के पैरेलल हो गई। आपने इस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने थम्स प्लेस करेंगे दोनों लेवलिंग स्क्रूज पे और उनको सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सेम डायरेक्शन में रोटेट करने का क्या मतलब है, या तो आप दोनों को अंदर की तरफ रोटेट करेंगे इनवर्ड्स, या फिर आप दोनों को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, आउटवर्ड्स, इस तरीके से। तो ये जो पर्पल लाइन है ये आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मरून लाइन है वो इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप अपने लेवलिंग स्क्रूज को इस तरीके से रोटेट करेंगे। अब कैसे डिसाइड करना है कौन से डायरेक्शन में रोटेट करना है, इनवर्ड की आउटवर्ड, वो डिपेंड करेगा आपका जो लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड आएगा, तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो डिसाइड करेगा कि आपने अंदर को रोटेट करना है इसको या बाहर को रोटेट करना है। कैसे? आप चाहते हैं कि आपका जो बबल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, आपका बबल टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाए, तभी सेंटर में आएगा। ये बबल स्लाइटली राइट टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगा तभी सेंटर में आएगा। तो आपका जो ये लेफ्ट थंब वाला लेवलिंग स्क्रू है, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, उसी जिस डायरेक्शन में आपके बबल ने मूव करना है। तो ऑब्वियसली आप कब कैसे कौन से डायरेक्शन में करेंगे, अब ये रोटेशन अपने स्क्रूज की इनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, तभी आपका ये बबल टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। So bring one level tube parallel to 2 foot screws by rotating the lower plate. Upper plate is fixed. The bubble is brought to the center of the level tube by rotating both the foot screws either inwards or outwards. जैसा मैंने अभी बताया था, या तो अंदर को करेंगे या बाहर को करेंगे। The left thumb is rotated in the direction clockwise और anti-clockwise. अब left thumb आप अंदर को ले जाएंगे या बाहर को ले जाएंगे, depending upon the direction in which the bubble has to be shifted. बबल किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 लेवलिंग स्क्रूज हैं, और हमने क्या किया है, लेवलिंग स्क्रू 1 और 2
को लेवल ट्यूब ए के साथ मैंने पैरेलल किया था और उसके बबल को मैं सेंटर में लेके आई थी। पर जो लेवल ट्यूब बी है जो परपेंडिकुलर है और लेवलिंग स्क्रू 3 उनको कैसे यूज करेंगे? अभी जो लेवल ट्यूब बी है ये आउट ऑफ प्लेस होगी, इसका बबल सेंटर में नहीं होगा, तो हम इस थर्ड स्क्रू की मदद से इसको सेंटर में लेके आएंगे। अगर मुझे इस बबल को नीचे की ओर शिफ्ट करना है तो मैं इस लेवलिंग स्क्रू 3 को इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगी। अगर मुझे इसे ऊपर की ओर शिफ्ट करना है ताकि वो सेंटर में आ जाए तो मैं उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करूंगी? इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगी। सो मैं इसको क्लॉकवाइज कब रोटेट कर रही हूँ? जब मुझे बबल को ऊपर लेके जाना है और एंटी क्लॉकवाइज जब मुझे बबल को नीचे लेके आना है। तो इन स्टेप्स को बोला जाता है स्टेप 1 और या स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 2 में हमने एक बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लेके आया था और स्टेप 2 में हमने दूसरे बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लेके आया था। हम इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं जब तक सारे पोजीशंस पे हमारे ये बबल्स जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप अपने इस स्क्रूज की एडजस्टमेंट चेंज कर देंगे। एडजस्टमेंट चेंज करने का मतलब है अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करेंगे सच दैट आपका लेवलिंग स्क्रू 2 और 3 पैरेलल हो जाए लेवल ट्यूब ए के साथ। तो हमने सिंपली अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर दिया। रोटेट करके हमने अब नए 2 लेवलिंग स्क्रूज ले आए जो इस पर्टिकुलर बबल ट्यूब के साथ पैरेलल हो गए। फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे कि आप इसको इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करेंगे ताकि बबल सेंटर में आ जाए। जब ये बबल सेंटर में आ जाएगा तो जो थर्ड स्क्रू है आप उसको रोटेट करेंगे सच दैट बबल बी जो है वो सेंटर में आ जाए। अगेन आप एक और बार रोटेट करेंगे और इसको स्क्रू 3 और स्क्रू 1 के साथ रिपीट करेंगे। तो हम ये हर के साथ रिपीट करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं 1 और 2 के साथ आप एडजस्टमेंट करेंगे, फिर 2 और 3 के साथ आप एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट उसमें कॉम्बिनेशन में 3 और 1 के कॉम्बिनेशन में मैं क्या करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि ये मेरे बबल सेंटर में आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर हमने ये पहले 2 स्टेप्स परफेक्टली करे होंगे तो आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें ये बबल्स सेंटर में आ जाएंगे, जो एक तरीके से आपका क्या हो जाता है? चेक हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप रोटेट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे आप उसे प्लेस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि किसी भी एंगल में ये जो 2 बबल्स हैं ये दोनों बबल्स कहाँ पे रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। So each level will remain central provided the plate levels are in correct adjustment. अब बात करते हैं वर्टिकल एंगल्स की। तो जब आप वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे लेवल करना है? आप उसको लेवल करेंगे यूजिंग द ऑल्टीट्यूड बबल। ऑल्टीट्यूड बबल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से आप करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम अभी तक स्टेप्स करते आ रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है उसके बबल्स की हेल्प से अपनी लेवलिंग करेंगे, तो पहले आप वो लेवलिंग कर लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये टेलीस्कोप है इसको इस तरीके से रोटेट करना है कि किन्हीं भी 2 लेवलिंग स्क्रूज के पैरेलल आपका ये ऑल्टीट्यूड बबल हो जाए। तो अगर ये आपके लेवलिंग स्क्रूज हैं जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो हमने इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से रोटेट किया है कि ये ऑल्टीट्यूड बबल इस तरीके से पैरेलल हो जाए। फिर वैसे ही जैसे हम इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करते थे अपने लेवलिंग स्क्रूज की ताकि आपका बबल सेंटर में आ जाए, आप वैसी मूवमेंट करेंगे और इस बबल को सेंटर में लेके आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? टर्न द टेलीस्कोप थ्रू 90 डिग्रीज। अब टेलीस्कोप को क्या करेंगे? 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपने टेलीस्कोप को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो बबल भी रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री से। अब आपने जो थर्ड स्क्रू है उस स्क्रू को रोटेट करना है ताकि इस पोजीशन में भी ये जो ऑल्टीट्यूड बबल है ये कहाँ पे आ जाए? सेंटर में आ जाए। तो काम हम यहाँ पे सेम ही कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 डिफरेंट बबल्स होने के बजाय हमारे पास एक ही बबल है और हम अपने उस बबल को रोटेट करके उसको लेवल करते हैं। सो जब तक ये दोनों चीजें हर पर्टिकुलर स्क्रू के साथ कॉम्बिनेशन के साथ सेंटर में नहीं आ जाती है, आप इन स्टेप्स को क्या करते रहेंगे? रिपीट करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा। थर्ड जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है उसे बोला जाता है फोकसिंग। फोकसिंग क्या करती है? ये आपको एक साफ रीडिंग लेने में हेल्प करती है। आपको जो ऑब्जेक्ट है वो काफी क्लियर दिखाई देता है, आप उसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस
अब जो ये ऑब्जेक्ट लेंस है आपका, उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो डॉटेड लाइंस दिखा रहे हैं आपको, तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए? इन द प्लेन ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके प्लेन पे फॉर्म होनी चाहिए, और जो आई पीस है, आपकी आईज के अंदर भी जो लेंस है वो भी कहीं पे कन्वर्ज करेगी अपनी साइड को, तो वो भी कहाँ पे कन्वर्ज होनी चाहिए? डायफ्राम के प्लेन पे कन्वर्ज होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट क्लास की और आई पीस की जो इमेज है वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, तो आपकी फोकसिंग क्या रहेगी? बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो फोकसिंग के केस में हम यही करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आई पीस है उसकी जो इमेज है वो कहाँ फॉल करेगी? प्लेन ऑफ द डायफ्राम पे। दिस इज कैरिड आउट बाय रिमूविंग पैरालैक्स। पैरालैक्स एरर आपने रिमूव करना है बाय प्रॉपर फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। यहाँ पे अगर आप देखें, इंस्ट्रूमेंट में एक फोकसिंग स्क्रू लगा होता है, ये वाला जो स्क्रू है इसे बोला जाता है फोकसिंग स्क्रू। तो इस फोकसिंग स्क्रू की हेल्प से हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे। अब बोलता है कि फोकसिंग में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? फोकसिंग द आई पीस। हम पहले आई पीस को फोकस करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्टिव ग्लास को फोकस करेंगे। आई पीस को फोकस करने के लिए हम अपने टेलीस्कोप को टुवर्ड्स द स्काई या फिर एक वाइट पेपर की तरफ प्लेस करते हैं, और हम अपने जो क्रॉस हेयर है उनको साइड करते हैं। जब आपका आउट ऑफ फोकस होता है आई पीस, तो आपको ये क्रॉस हेयर कुछ ब्लर दिखाई देते हैं, क्लियर नहीं दिखाई देते, एक शार्प इमेज नहीं बनती है इन क्रॉस हेयर की। तो उसमें हम क्या करेंगे? जो अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक रिंग प्रोवाइड की गई है। इस रिंग की हेल्प से आप इसको रोटेट करेंगे। इस रिंग को, ये आई पीस पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं, स्क्रू है, इसकी हेल्प से आप अपने आई पीस की जो ये क्रॉस हेयर की इमेज है इसे शार्प करेंगे। आप तब तक इसको रोटेट करेंगे जब तक वो ब्लर्ड क्रॉस हेयर क्या ना हो जाए, शार्प क्रॉस हेयर ना बन जाए। सो मूव द आई पीस। उस स्क्रू को आप मूव करेंगे इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग कि आपका ये जो क्रॉस हेयर है ये शार्प कब तक होता है, until a distant and sharp black image of the crosshair is seen। तो अगर एक बार ही आपके पास शार्प इमेज आ गई, आपका आई पीस फोकस हो गया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट क्लास में क्या है? डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने देखना है आप उसकी तरफ अपने टेलीस्कोप को ले जाएंगे। मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में आपने क्या करा है? आपने फोकसिंग स्क्रू को टर्न करना है जब तक एक क्लियर और शार्प इमेज नहीं बन जाती आपके पास इस ऑब्जेक्ट की। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देती है, तो हम इसको तब तक फोकसिंग स्क्रू कौन सा है हमारा? ये वाला स्क्रू है। तो आप इसको कब तक रोटेट करेंगे? जब तक आपके पास एक क्लियर और शार्प इमेज नहीं बन जाती अपने ऑब्जेक्ट की। It may be noted that parallax is completely eliminated if there is no movement of the image of the object when the eye is moved up and down। तो आप क्या करते हैं? अपनी जो साइट है, मतलब अपनी आईज है, आप उनको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। अगर आपकी इमेज स्टेशनरी रहती है, मूव नहीं करती है आपके ऑब्जेक्ट की इमेज, तो हम क्या बोलते हैं कि पैरालैक्स एरर नहीं है। So in this lecture we covered temporary adjustments of theodolite. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.